हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर पे ब्रिगेड्स नॉलेज स्लाइडर। दोस्तों, आज हम लोग अपने इनकम टैक्स का शुभारंभ करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम लोग अपना नया सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, दैट इज योर इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट टर्म्स। इससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पर मैं जितने भी अपने वीडियो लेक्चर्स बताता हूँ उसके पीडीएफ वहीं पे अपलोड करता हूँ। साथ ही साथ हम लोग, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग वो दिन नहीं भूलेंगे जिसमें कि हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के हर एक एग्जाम से पहले एक दिन पहले हम लोग क्या करते हैं, पी वाई क्यूज करते हैं। पी वाई क्यूज का लाइव सेशन हम लोग लेते हैं, या फिर लाइव हम लोग बैठकर पी वाई क्यू सॉल्व करते हैं। तो ये तो हम सेशन बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जो कि हम लोग पिछले साल ही किया था। हाँ, याद होगा, फोर्थ सेमेस्टर वालों को बिल्कुल याद होगा कि हम लोग ने हर एक सब्जेक्ट के एक दिन पहले मिलकर लाइव पी वाई क्यू सॉल्व किया था। और ये हर एक सेमेस्टर के लिए लागू होगा। अब से हर एक सेमेस्टर के एक दिन पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइव पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो, थर्ड सेमेस्टर का हो, फिफ्थ सेमेस्टर का हो, क्योंकि अभी इनके एग्जाम्स बहुत ही करीब आ चुके हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के, यानी कि जितने भी ऑड सेमेस्टर्स हैं उनके। सो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स का फर्स्ट चैप्टर। और मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। हाँ, एक और बात कि वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। अगर लास्ट तक आप नहीं देखेंगे तो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनकम टैक्स के, बाद में कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ सकती है। तो विदाउट स्किपिंग सारे लास्ट तक ही देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो टर्म आता है, इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज योर असेसमेंट ईयर। अब ये असेसमेंट ईयर क्या होता है, देखिए, असेसमेंट ईयर बेसिकली वो ईयर होता है जिसमें कि आपका इनकम कमाया गया रहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज असेस्ड फॉर द टैक्स पर्पज। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि अगर फाइनेंशियल ईयर है आपका अप्रैल 1 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, तो असेसमेंट ईयर उस इनकम का क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1 2023 टू मार्च 31 2024। मतलब कि जो उसका असेसमेंट ईयर होगा वो क्या होगा, अगला साल। कहने का मतलब है, अब फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है बेसिकली जो कि असेसमेंट ईयर के पहले आ जाएगा, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल ईयर जो है वो असेसमेंट ईयर के पहले आएगा। असेसमेंट ईयर अप्रैल 1 से लेकर आपका मार्च 31 2024 तक होगा। सिंपल सा वो ईयर जिसमें कि आपका इनकम टैक्स क्या होता है, लेविड होता है। इनकम टैक्स जिस इनकम पर आपको लेविड किया जाता है या जिस साल में आपको लेविड किया जाता है वो बेसिकली असेसमेंट ईयर होता है। जिस पर लेविड किया जाता है वो प्रीवियस ईयर होता है, और जिसमें लेविड किया जाता है वो असेसमेंट ईयर होता है। यानी कि पिछले साल का भुगतान आपको इस साल, तो पिछले साल जो आपने कमाया है वो इस साल आप क्या करोगे, उस पर टैक्स दोगे, तो ये साल क्या कहलाएगा, असेसमेंट ईयर कहलाएगा। और पिछला साल का ही कहलाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये अलग से टॉपिक दे देते हैं, सब इनकम टैक्स वाले क्या ही करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और थोड़े से लोग ढीले भी हैं कि प्रीवियस ईयर कहने की क्या जरूरत है भाई, प्रीवियस ईयर समझ जाएंगे सब बच्चे, इतने भी नादान बालक नहीं है। लेकिन चलिए कोई नहीं। तो ये होता क्या है, ये किसी किसी केसेस में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत मैंने आपके दिमाग में भर दिया कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर किस सिचुएशन में इक्वल होंगे, ये मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस केसेस में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होता है। उन केसेस का नाम आप लोग मेंशन करके बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको मेरे साथ एकदम डेडिकेशन के साथ चलना होगा। ये 15 दिन, ये 16 दिन, जो भी 17 दिन, 18 दिन आ रहे हैं, 20 दिन आ रहे हैं, इस 20 दिन का एक तरह से प्लीज मान लीजिए कि आपको मेरे साथ मिलकर डेडिकेशन के साथ विद डेडिकेशन चलना होगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा कि किस साल में या किस केसेस में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम होता है, ठीक है दोस्तों। मैं होप करूंगा कि आप पूरे डेडिकेशन के साथ इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। दे रहा है कि असेसमेंट ईयर के दौरान जो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस होते हैं ये अपने इनकम टैक्स रिटर्न क्या करते हैं, फाइल करते हैं। और गवर्नमेंट जो है उनके टैक्सेबल इनकम को एसेस करता है, उनके टैक्सेबल लाइबिलिटीज को एसेस करता है। असेसमेंट ईयर कितने समय का होता है भैया, तो जान जाइए भाइयों कि जो असेसमेंट ईयर है वो 12 मंथ पीरियड का होता है। मतलब जो कि जस्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद आता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर के पहले आता है, और आफ्टर दैट फाइनेंशियल ईयर क्या आता है, असेसमेंट ईयर आता है। तो होप सो समझ में आ गया होगा आपको ये। तो असेसमेंट ईयर के बाद हम लोग का जो टॉपिक आता है वो आता है प्रीवियस ईयर। अभी प्रीवियस ईयर क्या होता है, देखिए, प्रीवियस ईयर बेसिकली वो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें कि आपने इनकम क्या किया है, कमाया है। जैसे कि मैंने भी बोला, जिसमें आपने इनकम कमाया वो प्रीवियस ईयर कहलाया, जिसमें आपने उस इनकम का टैक्स भरा वो असेसमेंट ईयर कहलाया। सिंपल सा बात है, सिंपल सा लॉजिक है। तो प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें कि आपने इनकम कमाया है, इन विच यू अर्न द इनकम।
इट इज द ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर, ये वो ईयर होता है जो कि प्रिसीड करता है, प्रिसीड मतलब पहले आता है असेसमेंट ईयर के। फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 2022 टू 31 मार्च 2023 है तो ये पीरियड प्रीवियस ईयर होगा। मैंने बोला था फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर सेम होता है। एंड द corresponding असेसमेंट ईयर क्या होगा, अप्रैल 1 2023 से लेकर मार्च 31 2024। द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड फॉर द टैक्स पर्पस इन द असेसमेंट ईयर। कह रहा है कि जो इनकम अर्न होता है प्रीवियस ईयर के दौरान वो टैक्स पर्पस के लिए असेस्ड किया जाता है असेसमेंट ईयर में। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज असेसमेंट ईयर, बिकॉज इट इज असेस्ड इन द नेक्स्ट ईयर आफ्टर द प्रीवियस ईयर। गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं एक टर्म के बारे में, दैट इज पर्सन। थोड़ा सा मैं अपने आप को इधर कर लेता हूँ, नीचे के साइड में कर देता हूँ। रुको भाई, यहीं कर लेता हूँ बीच में। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, हैविंग नो प्रॉब्लम, चलते हैं, ठीक है। तो पर्सन क्या होता है, देखिए पर्सन बेसिकली क्या होता है। पर्सन बेसिकली आपका इंडिविजुअल्स होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF, कंपनीज होते हैं, पार्टनरशिप्स होते हैं, ट्रस्ट होते हैं और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। BOI मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बैंक ऑफ इंडिया नहीं। कितने लोग बैंक ऑफ इंडिया समझ जाते हैं, बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही भाई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स में क्या होता है, देखिए इंडिविजुअल्स का मतलब होता है कि ये वो कैटेगरी होता है जिसमें कि आपके सैलरीड इंडिविजुअल्स आते हैं, मतलब वो इंडिविजुअल्स जो कि सैलरी कमा रहे हैं। हो सकता है कितने लोग आप लोग में से भी हो जो सैलरी कमाते हो साइड इनकम करके, ठीक है, पढ़ा के टीचिंग करके जैसे मैं करता हूँ ठीक है। तो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, लेकिन ये साइड इनकम होता है। सैलरीड इनकम आप लोग जो कमाते हो वो सैलरीड इनकम नहीं होता है, साइड इनकम होता है। सैलरीड इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स और अदर जो कि इनकम अर्न कर रहे हैं, ये सभी के सभी इंडिविजुअल्स होते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये कौन होता है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होता है बेसिकली सेपरेट लीगल एंटिटी होता है जो कि कंसिस्ट करता है फैमिली को और उसके डिसेंडेंट्स को, ठीक है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज टैक्सेबल एंटिटी, इसे भी हम लोग टैक्सेबल एंटिटी मानते हैं, यानी कि इनके द्वारा भी जो अर्न किया जाएगा इनकम उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। आप लोग मुफ्त में नहीं भाग जाओगे इधर से उधर, ठीक है। तीसरी बात, कंपनीज। कंपनीज क्या होते हैं, बिजनेस एंटिटीज वेदर प्राइवेट और पब्लिक आर कंसिडर्ड टैक्स पेयर्स। बिजनेस एंटिटीज चाहे वो आपका प्राइवेट हो चाहे वो आपका पब्लिक हो, ये सभी के सभी कंसीडर किए जाएंगे टैक्स पेयर्स के रूप में। दे आर टैक्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट्स, इनका टैक्स किस बेस्ड होता है, उनके प्रॉफिट्स पे, उनके प्रॉफिट्स पे इनकम, मतलब कि इनके इनकम पे नहीं होगा, उनके प्रॉफिट्स पे होगा, क्योंकि कंपनी ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट अर्न करेंगे तो बचने का प्रयास करेंगे, तो बचने का प्रयास किया नहीं दिए जाएगा। मतलब कहने का मतलब है मैं लटपटा गया थोड़ा सा, कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोग प्रॉफिट कमाएंगे भाग जाएंगे नहीं, आपके प्रॉफिट पे भी हम लोग टैक्स लेंगे, तो टैक्स बेस्ड होता है उनके प्रॉफिट पे। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप और एलएलपीज क्या होता है, एलएलपी मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है। ये भी लायबल होता है टू पे इनकम टैक्स, गॉट इट, ठीक है। ट्रस्ट, ट्रस्ट के बारे में बात करते हैं। ट्रस्ट क्या होते हैं, ट्रस्ट में आपके चैरिटेबल ट्रस्ट आ जाते हैं, ये सभी के सभी इनकम टैक्स रेगुलेशन के अधीन आते हैं, यानी कि इनके द्वारा भी अर्न इनकम क्या कहलाएगा, या कहलाएगा तो इनकम ही वैसे, लेकिन चार्ज इनकम टैक्स उस पर भी किया जाएगा, मतलब उस तरह की इनकम पे भी इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, देखिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो है ये वो कैटेगरीज होता है, एसेस आर द अदर कैटेगरीज ऑफ एसेस टाइपिकली यूज्ड व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल आर एंटिटीज कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। जब ग्रुप ऑफ एंटिटीज या ग्रुप ऑफ पीपल जब एक साथ आते हैं किसी कॉमन पर्पस को लेकर, तो इनके द्वारा भी जो इनकम अर्न किया जाएगा उस पर भी टैक्स लेविड होगा, टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, देखिए मैं चला जाऊंगा पता लोग में, ठीक है। एसएस के बारे में। एसएस क्या होता है, एसएस बेसिकली आपके इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, एसएससी मत बोलना, एसएससी का एग्जाम होता है भाई, एसएससी है, ठीक है। तो एसएससी मीन्स व्हाट, तो एसएससी का मतलब होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अधीन कोई भी इंडिविजुअल या फिर एंटिटी जो कि लीगल लाइबिलिटी को होल्ड करता है, टैक्स पेमेंट की लीगल लाइबिलिटी को होल्ड करता है, कानूनी उत्तरदायी को क्या करता है, होल्ड करता है ऑफ टैक्स पेमेंट और एनी अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एसएसए कहते हैं। इसमें ना केवल आपके प्राइमरी टैक्स पेयर आएंगे बल्कि वो एंटिटी भी आएगा जिसकी आवश्यकता हमें उसके लाइबिलिटीज को सेटल करने के लिए है, उनके इनकम के आधार पर जो कि उन्होंने कमाया है, या फिर लॉसेस जो कि उन्होंने स्पेसिफाइड असेसमेंट ईयर के दौरान इनकर किया है। एसएसए का मतलब वो लोग या वो पर्सन जो कि टैक्स के पेमेंट के लिए लायबल होते हैं या फिर किसी भी सम ऑफ मनी के लिए लायबल होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, मतलब जो नहीं कि टैक्स के लिए ही, अदर चीज के लिए भी हो सकते हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट।
असेसमेंट जो होता है रिफंड का, ड्यू टू हिम, मतलब कि रिफंड का असेसमेंट भी हो सकता है कि उसमें ड्यू हो, तो अभी एसएससी ही कहलाएंगे। पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग हैव बीन टेकन, जिसके रिस्पेक्ट में किसी भी तरह का प्रोसीडिंग लिया गया है, whether or not ultimately tax is found payable from him. Assessment of income or loss incurred by any other person for whom is assessable. कह रहा है कि इनकम का असेसमेंट या फिर लॉस का असेसमेंट, जो कि इनकम का असेसमेंट या फिर लॉस जो कि उनके द्वारा इनकर किया गया है, सारे के सारे लोग अगर लॉस भी उन्होंने इनकर किया है तो भी एसएससी कहलाएंगे, इनकम असेसमेंट हुआ है तभी वो एसएससी कहलाएंगे। फर्क नहीं पड़ता कि आपने लॉस इनकर किया है कि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तब भी एसएससी हैं, प्रॉफिट नहीं हुआ है तब भी एसएससी हैं। तो असेसमेंट ऑफ इनकम और लॉस incurred by any other person for whom he is assessable means estate of deceased person, that is your SSC। तो होप SSC भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं इनकम के बारे में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 जो होता है इनकम टैक्स एक्ट का, वो इनकम को क्या क्या बताता है, इस बात को एकदम गौर से एकदम कान खोल कर सुनिएगा भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा दिक्कत आता है इसमें। कितने लोग जो इनकम इंक्लूड करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और नहीं जो करना चाहिए उसको इंक्लूड कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा आ जाता है न्यूमेरिकल में दिक्कत। तो ध्यान दीजिएगा, पहला आता है सैलरी, ये पहला टॉपिक है, पहला सब टॉपिक है। सैलरीज क्या होते हैं, कोई भी सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी और कोई भी अदर पेमेंट जो कि एक इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है अपने एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जानते ही होंगे, एम्प्लॉयर वो जो कि जॉब प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉय वो जिसको जॉब प्रोवाइड किया जाता है। तो अपने एम्प्लॉयर से जो वो लोग पेमेंट रिसीव करते हैं, कौन, एम्प्लॉय, वो सारा का सारा पेमेंट या सैलरी या वेजेस, एन्युटी, ग्रेचुइटी जो भी आपका है, पेंशन है, ये सारी की सारी चीज़ें सैलरीज में आ जाएंगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी रेंटल इनकम जो कि हाउस प्रॉपर्टी से कमा रहे हो या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से, ठीक है, इज कंसीडर्ड एज, देखिए यूडीडीसीए का मैसेज आ गया, ठीक है, इज कंसीडर्ड एज इनकम। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कोई भी प्रॉफिट या फिर गेन जो कि इंडिविजुअल द्वारा अर्न किया जाता है बिजनेस से या फिर किसी प्रोफेशन से, उसे हम लोग इनकम फॉर टैक्सेशन पर्पस कहते हैं। समझ नहीं आई भैया क्या बात बोला। देखिए कोई भी प्रॉफिट या फिर कोई भी गेन्स अगर कोई इंडिविजुअल अर्न करता है अपने बिजनेस से या फिर अपने प्रोफेशन से, वो क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है टैक्सेशन पर्पस से, ठीक है, मतलब कि वो भी इनकम माना जाएगा। यानी कि सैलरी से आने वाला इनकम इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से मिलने वाला इनकम भी इनकम है। अगर बिजनेस और प्रोफेशन को गेन या फिर प्रॉफिट हो रहा है तो अभी इनकम ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक मिनट, कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स भी जो होते हैं आपके इनकम ही होते हैं। कोई भी प्रॉफिट या गेन जो कि आप अर्न करते हो किसी भी कैपिटल एसेट को बेचने पर, किसी भी कैपिटल एसेट को बेचने पर, जैसे कि प्रॉपर्टी या फिर शेयर्स, उसे हम लोग इनकम मानेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोई भी इनकम अगर आप कमाते हो अदर देन दोज मेंशन्ड अबव, ऊपर से जितने भी आपने 5 देखे, उनके 5 नहीं 4 देखे ना, उनके अलावा जो इनकम आता है दैट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हो सकता है आप लॉटरी से जीत गए, क्रॉसवर्ड से जीत गए, अदर गेम से जीत गए, तो इसमें भी जो आपको इनकम मिलेगा वो भी इनकम ही कहलाएगा। यानी कि हम लोग जो लॉटरी से जीतते थे वो भी इनकम है, बिल्कुल वो भी इनकम है मेरे भाइयों, वह भी इनकम है। लॉटरी से अपने अगर विनिंग किया है ना तो अभी इनकम ही माना जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, अब ये क्या होता है, आप जब 12th में थे तो उस दौरान नेशनल इनकम में एक टर्म आता था, एम्प्लॉयर्स सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, याद आता होगा, उसमें आपने प्रोविडेंट फंड पढ़ा होगा, लेकिन ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम था, ये एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। तो ये ईपीएफ क्या होता है, बेसिकली ईपीएफ एम्प्लॉयज जब अपने मन से कहता है एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर भाई मेरे तरफ से भी कुछ अमाउंट आप काट लीजिए पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में, और ये मुझे जब मैं यहाँ से रिटायर हो जाऊंगा तो लमसम में मुझे पे कर दीजिएगा। तो ये भी जो कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड में, वह भी क्या कहलाएगा, इनकम ही कहलाएगा। क्योंकि होता क्या है ना, बड़े जुगाड़ होते हैं, जुगाड़ू होते हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, बड़े जुगाड़ू होते हैं भारत के लोग, अलग अलग तरीकों से इनकम टैक्स से बचने का प्रयास करते हैं। हाँ, प्रयास करते हैं, बहुत भारी भरकम प्रयास करते हैं। और इसमें ये भी एक तरीका होता है ईपीएफ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। सो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर देते हैं, सोचते हैं कि इनकम टैक्स से बच जाएंगे, लेकिन इनकम टैक्स उससे भी साथ कहता है बेटा जी नहीं बच सकते हो, मेरी नज़र से आप नहीं बच सकते हो, आपको इस पे भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है।
पड़ेगा तो पड़ेगा, इनकम टैक्स देना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स तो इस पे भी देना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो इससे भी आप नहीं बच सकते हो। ऐसा सोचो कि भाई मैं कैसे टैक्स दूं, मैं तो ईपीएफ में पैसा दे दिया हूँ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में, तो मैं कैसे दूं। समझिए आप बात को, जब आएगा तब दूंगा, नहीं। आपने इनकम तो कमाया है, उसमें से कुछ पैसा पीएफ में लगाया है, तो इनकम टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, तो पड़ेगा ही देना उन्हें, ठीक है। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें अगर ये लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं तो अभी इसको एक और तरीका होता है, हाँ, क्लबिंग ऑफ इनकम। इनकम टैक्स से बचने का एक और नायाब तरीका, क्लबिंग ऑफ इनकम। ये क्या होता है? बेसिकली क्लबिंग ऑफ इनकम की बात जब करते हैं हम लोग ना, तो क्लबिंग ऑफ इनकम में होता क्या है कि एम्प्लॉयज पैसे तो कमा लेते हैं, कहते हैं कि अब ये तरीका तो किसी काम का नहीं रहा, ईपीएफ, तो एक और तरीका मेरे पास है, क्लबिंग ऑफ इनकम करते हैं। ये कैसा है तरीका? देखिए, क्लबिंग ऑफ इनकम एक बेसिकली इसके लिए अलग से प्रोविजंस बना है इनकम टैक्स में। होता क्या है कि जब एम्प्लॉयज पैसा कमाते हैं तो कुछ पैसा, ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से पूरे, कुछ पैसा वो क्या करते हैं कि अपने स्पाउस के नाम पे, अपने चाइल्ड के नाम पे, अपने इन लॉज के नाम पे, अपने पेरेंट्स के नाम पे इन्वेस्ट कर देते हैं, या उन्हीं के नाम पर जमीन वगैरह खरीद लेते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट एक तरीके से कर लेते हैं, और ये दिखलाते हैं कि मेरा वो इनकम नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको पता है एक तरह का एक्सपेंस होता है, तो इससे इनकम टैक्स उस पर नहीं लगता है। लेकिन क्लबिंग ऑफ इनकम का जो प्रोविजन बना है उसके में क्या होता है कि अगर आपने अपना इनकम डाइवर्ट किया है इनकम टैक्स से बचने के लिए, और उसके लिए डाइवर्जन के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट से अगर कोई इनकम होगा तो उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, उससे भी आप नहीं बचोगे। तो क्लबिंग ऑफ इनकम भी एक ऐसा तरीका होता है, नायाब तरीका होता है। बेसिकली इसका कुछ डेफिनेशन भी होता है, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहीं पे मैं इसका डेफिनेशन भी आपको फुल फ्लेजेड बता दूंगा, ठीक है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम भी एक तरीका होता है इनकम टैक्स से बचने का। उसके बाद है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम कंपनसेशन। कोई भी कंपनसेशन अगर रिसीव होता है किसी एम्प्लॉय द्वारा अंडर वीआरएस मीन्स अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, तो अभी कंसिडर्ड किया जाएगा एज अ इनकम, ठीक है। मीन्स कोई भी कंपनसेशन अगर कोई एम्प्लॉय रिसीव करता है वीआरएस में, मतलब वॉलेंट्री, अगर वॉलेंट्री मीन्स व्हाट, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अगर कोई रिटायरमेंट लेता है तो उसके वजह से अगर कोई कंपनसेशन मिलता है तो वो कंपनसेशन भी इनकम के रूप में ही क्या किया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है। यानी कि उसके भी ऊपर इनकम टैक्स लेविट होगा। आगे बात करते हैं। अरे हटो भाई, फॉरेन इनकम, विदेश से कमाया गया इनकम, ये तो बहुत ही सही है। फॉरेन इनकम क्या होता है देखिएगा, फॉरेन इनकम ये कोई भी इनकम होता है जो कि एक इंडिविजुअल कमाता है आउटसाइड इंडिया, उसे हम लोग इनकम मानते हैं, और ये भी टैक्सेशन के पर्पज से होता है। तो अगर आप विदेश में पैसा लगाना के सोच रहे हो और इससे इनकम कमाने का सोच रहे हो तो ऐसे ही भूल ना कीजिएगा, और जरूर कीजिएगा। इनकम टैक्स, इनकम तो कमा सकते हैं आप फॉरेन से, लेकिन इस सोच से कि फॉरेन में पैसा लगा दे और इनकम टैक्स से बच जाएं, तो हमारे देश का आयकर विभाग इतना, क्या बोलें, क्या ही बोल सकते हैं, इतना पागल नहीं है कि आपको इससे करेगा कि जाओ बेटा जी लो अपनी ज़िंदगी, जाओ सिमरन जी लो अपनी ज़िंदगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको इस पे भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं एक्सक्लूजन्स। अब छूट की बात आई, अब ध्यान से सुनना भाइयों, छूट की बात तो सब लोग सुनता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। एक्सक्लूजन्स, एक्सक्लूजन्स पहला आपका है एग्रीकल्चर इनकम, इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, और तीसरा है इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये तीनों इनकम एक्सक्लूसिव रहते हैं, मतलब इनको हम लोग इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब एग्रीकल्चर इनकम से होने वाले इनकम पे भी इनकम टैक्स नहीं चार्ज होता है। किसानों से बहुत प्रेम करते हैं हमारे आयकर विभाग वाले ठीक है। इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर कोई भी इनकम अर्न होता है चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन द्वारा, वह भी टैक्सेशन से छूट या वंचित, या उसे हम लोग कह सकते हैं उसे छूट मिला रहता है। इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अब इस पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी इनकम अगर अर्न कर रहा है कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो टैक्स होता है सेपरेटली फ्रॉम द इनकम ऑफ इट्स इंडिविजुअल्स, उसे हम लोग अलग से टैक्स देना पड़ता है अपने मेंबर से हटकर, यानी कि सारे मेंबर्स का नहीं लगेगा, केवल उसका लगेगा, मतलब कर्ता का, ठीक है। तो ये एक्सक्लूजन्स थे। अब आगे बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है बेसिकली, देखिए, ग्रॉस टोटल इनकम बेसिकली ये सम होता है टोटल इनकम का, जो कि सारे सोर्स ऑफ इनकम से कमाया गया रहता है, जैसे सैलरी इनकम हो गया, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गया, बिजनेस या प्रोफेशन इनकम हो गया, कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हो गया,
क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया, और माइनस सेट ऑफ लॉसेज हो गया। मतलब लॉसेज जो होंगे उसको माइनस कर दिया जाएगा, और जो उससे जो हमें मिलेगा वो जीटीआई होगा, मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम होगा। इनकम टैक्स इस इनकम पर लेविड नहीं किया जाता है, यानी कि इनकम टैक्स इस पर चार्ज नहीं किया जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम पर इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। तब किस पे किया जाता है? टोटल इनकम पे। तो वो इनकम जो कि कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर क्लेमिंग एलिजिबल। देखिए कितना ज़्यादा क्लेम हो गया, इतना ज़्यादा क्लेम नहीं होना था ना भाई, इतना ज़्यादा क्लेम क्यों कर दिए आप? ठीक है, तो वो इनकम जो कि कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर क्लेमिंग एलिजिबल डिडक्शन एग्जेम्पशन एंड अलाउंसेस फ्रॉम जीटीआई, इससे हम लोग टैक्सेबल इनकम कहते हैं। और ऐसे में जो इनकम होता है ऑन विच इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटी इज कैलकुलेटेड, इनकम टैक्स लेविट किया जाता है इस इनकम पर। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, इसमें ऐड किया जाएगा इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, ऐड किया जाएगा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन का इनकम ऐड किया जाएगा, साथ ही साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये भी ऐड किया जाएगा। तो इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा, और ग्रॉस टोटल इनकम में से जब लोग डिडक्शन माइनस कर देंगे अंडर सेक्शन 80C टू 80U, लिखा नहीं है वैसे मैं बता दे रहा हूँ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, इनको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल इनकम मिल जाएगा। और इस टोटल इनकम पर हाँ आपका इनकम टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना है आपको इनकम टैक्स का। सो बात समझ में आई अच्छे से, बढ़िया से? ठीक है, तो आपको सारी बात ये समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। और आप तो कहते होगे कि भैया इस भैया या फिर भाई जो भी है, इसमें तो 5 चैप्टर्स हैं, 5 यूनिट्स हैं कि 6 यूनिट्स हैं आई थिंक। तो ये पहले यूनिट में रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी भी तो टॉपिक है। तो ध्यान दीजिएगा, वो रेसिडेंशियल एंड टैक्स लायबिलिटी का जो टॉपिक है इसको मैं अलग से बताऊंगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, वैसे फर्स्ट यूनिट में बस इतना ही है, उसके लिए मैं अलग से छोटा सा वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें बहुत ही तगड़े होते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे ही आ गया, बिजनेस एथिक्स का PDF है क्या, देना पड़ेगा भाइयों को। ठीक है, सो टिल देन स्टे ट्यून विद फ्यूचर सर्वर, विल गेट्स नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।